कौम की सरदारी और जवानी दोनों का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं इतिहास है उस चीज पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कुछ इन दिनों में सीखा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हो सकता है आप कई बातों पे सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी अपनी बात जरूर रखूंगा। एक तो सबसे पहले हर बार जो जितनी भी पंचायत हमने देखी है, एक तो कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। शायद हमारे लोगों में ये बात जम गई है कि जो राव साहब जितनी लेट आओगे वो उतना ही बड़ो होगा। तो भाई इसको निकालो। ये तो अगर कौम के नाम पे अगर आप इस चीज में उलझे हैं कि लेट आनो ही से, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज अब यहाँ ये लगी कि माड़ा मंच और माइक का तमाशा नहीं है। नहीं तो 4-5 फागड़ान बैठाते हो, सोने लेनो ना देनो, और फिर आपस में इसलिए लड़ते हैं कि भाई ऊपर कौन बैठे वो। तो वाकई पंचायत का तरीका यही है, सारा भाई बराबर से हुक को नीचे धरे उसे चौकुर तू बैठा। देखो, श्री कृष्ण जी को हम अपना पितामह मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं। खाली मानने से काम नहीं चलेगा, पहले तो उनको जानो समझो और फिर उनके जो बताए हुए मार्ग पर आचरण करो। 1000 बार मैंने कह दिया, मैं इतनी साल की उम्र में, तो हमने आचरण उस चीज का करना है जो सर्वोत्तम है। और चाहे वो बेशक टोकन हो, जैसे आपने ये फोटो लगा दी, ये है फोटो श्री कृष्ण, ये है कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण जो अधर्म और अनर्थ के खिलाफ लड़े थे। ये हंडी और मुरली वाला ना ऐसे भाई। अब इसको आपका, क्योंकि ये अब आपको बदलना पड़ेगा, छोटी चीज से ही बदलाव होता है। जैसे फौज में रंग रूट जाता है ना कच्चा छोरा 17 साल का, तो सबसे पहले उनका ये बाल काट कर फेंक दे इसे, फिर उन्हें धीरे धीरे गढ़ते हैं अच्छी डाल। तो आपको अब कौम को गढ़ना पड़ेगा। ये चाहे बेशक टोकन हो, एक फोटो हो, लेकिन ये भी आपके दिमाग के ऊपर उतना ही असर डालती है जितने किसी के बोल डालते हैं। अभी मैंने यहाँ आकर पहले भी खेड़की दोला में मैं एक बार देखा था कि कोई भी ऐसी सभा होती है तो उसका कोई ऑर्गेनाइजिंग टीम नहीं होती है। हर बारात का भी धनी धोरी होना बहुत जरूरी है। अगर धनी धोरी बारात को नहीं तो फिर वह बारात के तो पिटका होगी या फिर गांव में लड़ती हांडेगी गलियारा में कितने कितने। तो आप जब भी ऐसा करते हो तो शुरू में ही आप, जरूरी नहीं है कि और इकट्ठा होकर कमेटी बनाओ। वो कमेटी आप ठीक है रेजिमेंट की लड़ाई के लिए बाद में बना सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो आप कुछ भी कर रहे हैं पंचायत, तो सबकी अपनी जिम्मेवारी बांट दो। यहाँ इस चीज का थोड़ा अभाव है, इसको बुरा मत मानना। और जैसे भाई को बुरा नहीं लगे तो हमारा बच्चा हम बोल सकते हैं। देखो, ये कवि सम्मेलन नहीं होता, एंकर का काम होता है टाइम बचाने के लिए। भाई एक बात यो बोल लगा, एक बात यो बोल लगा, एक बात, और जो लेट आ रहे हो ना उनका गीत गाने की जरूरत नहीं है। अगर वो लेट आ रहा है पंचायत में तो कौम का गुनहगार है, उसको आप सम्मानित कैसे कर सकते हो? 11 बजे को टाइम से पूरा 11 बजे काटो तुम। सहमत है, सहमत। ये आप अगर बीच में आके वो कर रहे हो तो ये फिर आप व्यवधान कर रहे हो, आप उस व्यवस्था का अपमान कर रहे हो। और ये चीज सीखनी पड़ेगी और इस पे अमल करना पड़ेगा, चाहे कोई कितना रूस जाए, नहीं तो फिर थारो इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल से। अगली बात, मैं बहुत ऐसे उस प्रोग्रामों में गया हूँ, मुद्दा रेजिमेंट होता है, झंडो रेजिमेंट को उससे, नाम रेजिमेंट को उससे, और फिर वो मेरे ने क्या चीज पे पहुंच जाओ, आमतौर पर आरक्षण पे पहुंच जाओ, कहीं और चीज पे पहुंच जाओ। देखो, कौम में समस्याएं बहुत है, मैं मानता हूँ, मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन जब तक आप एक चीज पे फोकस नहीं करोगे, आप अपने लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं पाओगे। और 70 मोर्चों पे लड़ाई हो नहीं सकती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर हुई हारे तो जो दूसरे उसके विपक्ष में थे, उन्होंने कहा भाई 36 मोर्चा खोल दो, क्या क्या जगह लड़े वो। अगर एक मोर्चे पर लड़ाई होती तो वो फतेह हासिल करता। तो ऐसे ही अगर आपने लक्ष्य को अगर आपने हासिल करना है तो आप मुद्दे से मत भटको, जिसकी पंचायत है उसी चीज के ऊपर बोलो। समस्याएं और भी मैं मानता हूँ, कौम में और भी हमने सुधार करना है, कई चीजों के लिए लड़ना है, लेकिन जब एक एक लेकर चलो, एक साथ सारा के ऊपर क्यों नहीं मिला वो। तो आपसे गुजारिश है, जो भी वक्ता मेरे बाद में भी आए, कि भाई रेजिमेंट पे सब बात तो रेजिमेंट की बात होनी चाहिए। डॉक्टर टी साहब ने कहा कि भाई मौका चूकना नहीं। बिल्कुल भाई, जिंदगी में कम मौके देता है ईश्वर, लेकिन अगर जो मारे उस मौके पे सही निशाना, वही जो है सफल होता है।
तो अब ये आपने तय करना है, मौका अपने आप आपने क्रिएट करना है। देखिए, कुछ आंदोलनों को मैंने देखा कि उनकी तैयारी कैसे होती है। उनकी तैयारी में एक मूल जो तत्व है वो उनकी खाप रूपी संगठन है। देखिए, हमारे यहाँ राजनीतिक नेतृत्व तो आपको, चलो हरियाणा में इतना मजबूत नहीं, तो आपको यूपी बिहार में आपको अच्छा राजनीतिक नेतृत्व है आपके पास। राजनीतिक रूप से तो आप काफी सचेत हैं। सत्ता आना या ना आना ये तो उछल कूद चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां सामाजिक नेतृत्व की बात है, हमारे पास में जीरो है। और सामाजिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व को आप कभी घालमेल नहीं करें। आपने 87-88 में बाबा टिकैत के उसको देखा होगा। बाबा टिकैत जो थे विशुद्ध रूप से सामाजिक नेतृत्व प्रदान करते थे। राजनीतिक देने के लिए चौधरी चरण सिंह थे। हमारे यहाँ एक और दिक्कत आ गई है, राजनीतिक नेतृत्व कभी नहीं चाहता कि सामाजिक नेतृत्व उभरे, क्योंकि उसकी वजह है, अगर सामाजिक नेतृत्व अगर मजबूत हो गया तो राजनीतिक नेतृत्व की पकड़ कम हो जाती है। इसलिए खाप ऐसा नहीं थी। अरे आप इस पावन भूमि पे बहुत बैठे हो, जो खेड़ की डोला, ये दादा दौला की भूमि है। और दादा दौला 360 की जो सरदारी, उसकी सरदारी करते थे। ये जो आप 360 झाड़सा बोल रहे हो, इसकी सरदारी दादा दौला के पास थी। मानेसर के 17 की खाप थी। ये स्वामी जी आपको बता सकते हैं। ये पचगामा रही, ये झज्जर के पास में एक पचगामा रही। तो हमारे पास में ऐसा नहीं है खाप व्यवस्था नहीं थी। टापर 18 रही दिल्ली में। आप उसको खड़ा करो, क्योंकि वो रेजिमेंट की लड़ाई में अहम जो रीढ़ की हड्डी होगी, ये आपकी ये व्यवस्था होगी। आप सोचो कि भाई 10वीं सीढ़ी पे एकदम छलांग मारता, ऐसा नहीं होगा। पहले लोगों को जगाना होगा सामाजिक व्यवस्था के ऊपर उसको, क्योंकि राजनीतिक रूप से आप उसको नहीं कर पाओगे। कहीं हम गए हैं, कोई कैसे भाई कप्तान की जय बोल, कोई कैसे राव साहब की जय बोल। तो राजनीतिक, हर गांव राजनीतिक उसमें व्यवस्था में बटा हुआ है। तो इसको आप सामाजिक व्यवस्था से जोड़ना होगा, इस पूरी मुहिम को। और सामाजिक व्यवस्था को जोड़ने के लिए आपको अपना जो पुराना खाप सिस्टम जो आप में मौजूद था, और मैं आपको बताऊं, मेनी हिरवाल है, एल एन राव साहब हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने वहाँ 22 गांव, ये बिल्कुल माइनॉरिटी में चारों तरफ से जातों से घिरे हैं, लेकिन वहां इन्होंने अपने व्यवस्था कायम कर दी। तो सामाजिक नेतृत्व को पहले खड़ा करो और जन जागरण करो, क्योंकि जब भी आप करोगे ये मुहिम, तो आपको जो सप्लाई लाइन है, जो किसी भी रूप में, चाहे वो आपकी मैन की हो कि मटेरियल की हो, ये आपको सामाजिक नेतृत्व खाप व्यवस्था ही देगी। आप कई लोग इसमें बड़ी हिचक पैदा करते हैं, बोले 21वीं सदी में, बोलो भाई देख कोई सी भी सदी हो, इब आगा इकट्ठा आदमी होना मुश्किल होता है। सारा एक तो बालक से कि वो एक बालक पंचायत में होगा, हमने मारो बुढ़ापा में या कि तो और जाके किन काम करोगे। इसलिए हम कभी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाता। अभी भी आप देख लो, बड़ी जोर शोर से काम, मेरे ख्याल से हम 1000 एक आदमी है मुश्किल से। तो इस सामाजिक, इस मुहिम को आगे बढ़ाना, तो इस पूरी सामाजिक नेतृत्व को आपको उभारना पड़ेगा। अभी आपने वजीराबाद में एक बात उठी थी, क्यों नहीं लोग उठ पाए, जबकि आपके पास किसी जमाने में ये वायल रही है 12 गांव की। ये आपको ऐसे मुद्दे आते रहेंगे जब आपको पता लगेगा कि हमारे को सामाजिक व्यवस्था, एक सामाजिक नेतृत्व खड़ा करना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रेजिमेंट कोई नहीं सोचे कि अगला महीने मिल जाएगी, ना भाई। बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा जन जागरण चाहिए। हमारे में से 99% लोगों को तो यही नहीं मालूम कि रेजिमेंट मुद्दा क्या है। मैं कई बार देखा है, इसमें नसीबपुर में अभी हुआ था 3-4 महीने पहले ही, नेताजी ने बोल दिया नू ही थी, तो कहीं के बेरो ना है, तो जवाब नहीं। वो एक सवाल खड़ा कर देते हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? आपने उस मूल तत्व को पढ़ा नहीं। मुझे तो बताइए भाई, है ना। एक बीच में बात उठती है, कई जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवी होते हैं, वो कहते हैं, बोलो जी देखो भाई, दो चीजें मैं सीधी बोल रहा हूँ। एक तो पहले अपना घर में मजबूत हो, दूसरा की रेजिमेंट बाद में मांगिए। आप दूसरों की रेजिमेंट मांग के साथ में अपने ही मुद्दे को कमजोर कर रहे हो। दूसरी बात कहता भाई, नेता बोलते हैं भाई ये हम मांग रहे, तो और भी मांगेगा। भाई एक चीज बताओ, आरक्षण के पूरी दुनिया ना मांग रही, इतना आरक्षण छोड़ दियो अपना। मांगने वाले मांगते रहिए, देखो कि उसको वाकई किसका हक पहला बनता है। आपके पास में पूरा एक मार्शल ट्रेडिशन है, जंगी इतिहास है, शूरवीरता का, और आपकी मौजूदगी है फौज में आज की तारीख में। तो आपको दो चीजों पे स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका माइक पकड़
बोलनो इसे, अरे बोल पहले तोल का बोलनो से, वे बोलोगा तो भाई फिर अपना नाश खुद करोगा, क्योंकि जब आप यहाँ मंच की साइड में आ जाते हो तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, नू ना है कि जो भी आए बिना हड्डी जबान बोल दियो, आप तोल के बोलो या फिर मत बोल दो। मौन मूर्खस्य आभूषण, तोरे जो भी आवे अगर बेरो ना हो तो भाई मत बोलिए। और कई बार मन देखो सर, मैं तो चाह रहा था वैसे लास्ट में बोलूं, क्योंकि बीच बीच में कई और ना राबड़ी से घोल जाए इसे, तो भाई अगर ना बेरो कहीं चीज का तो आप तैयारी करता हूँ, मैं भी ना पहले रात को मैं लिखता हूँ कि मैं क्या बोल लूंगा, कहानी घनी लंबी चौड़ी उससे, तो लिखना में कोई बुराई ना, इसे भूल जाए वैसे कई बार। तो जो भी मेरा निवेदन है, मेरे बाद में भी जो आए भाई बोलना हो इसे जो तथ्य और सत्य के ऊपर आधारित हो, अदरवाइज ये भ्रम फैलता है। हमने 30 साल ला गया और हीरा का दिमाग कया निकालने में कि अंग्रेज लिख कर चला गया था, अरे अंग्रेज ने ना लाल के लिखो, ना लीला के लिखो, ना पीली शाही के लिखो, और हमने फिर उन्हें कित का पकड़ ली। एक और चीज मैं वो बीच में, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा भाई, मेरा कागज पकड़ाई ले आया था पोर्टलिच में। एक बात ये उठ रही है कि भाई कोर्ट में डॉक्टर IS यादव साहब गए थे रेजिमेंट के लिए, तो बोलो भाई उनकी पैरवी सही ढंग ना करी, तारीख पड़ी तो उन तारीख पे वो गयो नहीं। अरे खागड़ो, कम से कम भाई सच तो बोल लो। मैं गुजारिश करता हूं किसी को भी, एक भी भाई 1 मिनट लूंगो, ये वो कागजात है, मैं भाई तेज बहादुर जी से ही गुजारिश करूंगा, अरे पर आओगे आप? ऐसी कोई बात नहीं, साहब बैठे हैं, वो बहुत कोई बात नहीं, आप मेरे से बड़े हैं। चलो मैं कह देता हूँ, वो कोई बात ना, मैं छोटा हो जाऊँ, मैं बोल दी हूँ। इसमें ये लिखा है, वी डू नॉट सी द प्रेजेंट टू बी ए फिट केस फॉर आवर इंटरफेरेंस इन एक्सरसाइज ऑफ आवर पावर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो केस था वो मैं आपको बता देता हूँ। इस केस का मूल तत्व ये था कि ये PIL फाइल करी थी। अब ये कोई अंतिम PIL नहीं है, आप कोई भी आदमी दिन में 1000 PIL फाइल कर दो, कौन रोकस बता दो। मोटी सी बात ये है, PIL कोई भी फाइल कर सकता है कि दिन में 1000 डाल दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपके दरवाजे रास्ते इस PIL से बंद हो गए। दूसरी ये PIL की ये थी कि भाई जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिक्रूटमेंट और रेजिमेंटेशन में, उसके ऊपर थी, न कि ये कहने के लिए कि भाई हमारी रेजिमेंट बढ़ाओ। फिर इसके बाद में जब ये फैसला नहीं हुआ तो इसके बाद रिव्यू पेटिशन डाली गई, वो इसमें है, कोई भी आके देख सकता है। उसके बाद क्यूरेटिव पेटिशन डाली गई, तो ये नहीं कह सकता। और उसके बाद में भी आज भी अभी पिछले महीने एडमिट करा गया है, जो जिन्होंने ये जजमेंट दी थी उनके खिलाफ शिकायत करी गई है। यानी पिछले 10 साल से एक मुद्दे को छोड़ा नहीं गया, और आप ये कह देते हो कि भाई तारीख पे नहीं गए। और गुनहगार वो झूठ फैलाने वाला नहीं है, उस झूठ को एक्सेप्ट करने वाला उससे ज्यादा बड़ा गुनहगार है। तो मेरी गुजारिश है कोई भी भाई, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा मोटो दस्तावेज है कि फोटो लेना चाहे, कोई पढ़ना चाहे, इसकी PDF बनाना चाहे तो उसका स्वागत है, पर सत्य को भ्रमित मत करिए। ये मेरा ये कहने का मुख्य वजह ये था कि लोगों को ये बताया गया था कि भाई रास्ता हमारा बंद हो गया है, रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। जो आप सेशन कोर्ट में हटते हो रास्ता हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट में हटते हो तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में है, और वहां भी अगर नहीं हो तो आपके पास में पार्लियामेंट है। एक ये भ्रम फैलाया जाता है कि भाई हमारा जब 150-200 आदमी होंगे ना, देखिए मेरी बात सुनो, रेजिमेंट बनाना के लिए कोई संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट में बहुमत की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है। ये जितने भी आपको कोई नेता या बुद्धिजीवी इस चीज को बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। अभी हाल में ही एक जाट बटालियन टुकड़ी खड़ी हुई है सितंबर में ही, ठीक है ना। तो आप ये जो आप ये जितनी रेजिमेंट आजादी के बाद बनी है 1970 में नागावर, ये क्या भाई उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ क्या? ये नागाओं के पास कभी भी किसी भी रूप में पार्लियामेंट में बहुमत रहा है क्या? तो भाई भगवान के लिए मैं फिर कह रहा हूं,
आप जब सामाजिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, सामाजिक रूप से मैदान में अखाड़े में आ गए हो, तो फिर आपने बड़ा तौल के बोलना है। अगर आपको नहीं मालूम, मेरे को कई चीज नहीं मालूम कि भाई जमींदार कब शिरसू की लावणी करे, मन्ना फेरो, जमींदार ने ज्यादा ज्ञान से। तो आपने जो भी अपने शब्द बोलने हैं वो बड़े तौल के, समझदारी से, ज्ञान प्राप्त करके और सवाल पूछ के शेयर करते रहिए भाई, साथ के साथ शेयर करते रहिए। कोई भी बोल दे, लेकिन अगर इस अफवाह को फैला रहे हो तो फिर आप सामाजिक रूप से गुनहगार हैं। देखिए, रजमेंट का मूल तत्व क्या है? मोटी मोटी बात है, किसी में आपको इतिहास में लंबी चौड़ी बात में नहीं ले रहा। देखो, मान लो 1000 वैकेंसी क्रिएट हुई फौज में, 1000 वैकेंसी। वो वैकेंसी कैसे आती है? 100 डोगरा रेजिमेंट रिटायर हुआ, 100 सिखों की रेजिमेंट से हुए, 100 जाट रेजिमेंट से, 100 राजपूत रेजिमेंट से, ऐसा है ना। तो वो टोटल गिनती बना के मान लो बन गई 1000। अब 1000 ही बालक भर्ती करना शुरू, 1000 का एक फालतू तो होना। अब ये बताओ, उसमें 1000 के 1000 अहीर कभी हो सकते नहीं? कि जो वैकेंसी आई है तो पीछे से सिख रेजिमेंट की आई है, गुरखा रेजिमेंट की आई है, डोगरा रेजिमेंट की आई है। तो आप ये समझ लो कि उन्हीं की जितनी वैकेंसी पीछे से आई है, उसी के बच्चे भर्ती करने हैं। ये है मोटा रोड़ा। साहब यहाँ से ही शुरू कर देना, यहाँ से ही शुरू कर देना। हमारा 11 बजे डकरोला से हमारे पहुंचे है। इस टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से इस टीम, पूरी की पूरी टीम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कीजिए। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभी आराम से बैठिए। जो भी भाई खड़े हैं प्लीज खड़े ना रहें। बैठने के लिए बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बैठ जाओ भाई, बैठिए। बैठ जाओ, शाबाश साहब आपका स्वागत है विराजिए। तो रेजिमेंट का मूल तत्व ये है कि जिस रेजिमेंट की जितनी वैकेंसी खाली होगी उसी की भरी जाएगी। जब खाली वैकेंसी आई है सिख की, जब खाली वैकेंसी आई है गुरखा की, तो आप बेशक खेड़ की दोला में भर्ती करवा लो। भर्ती तो उसी की होगी ना जिसकी वैकेंसी आई है। जब आपके पास कोई घर ही नहीं है, आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो फिर आपकी भर्ती क्यों? ये तो ये है कि फौज में जिसकी रेजिमेंट है अमूनन उसी की ज्यादा भर्ती है। ये है मोटा तत्व। इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो भी कमेटी या जो भी टीम आपकी जाती है वहां के ऊपर, आपके आगे आपका जो भी राजनीतिक या सामाजिक नेतृत्व उसके पास जाती है, तो आप कम से कम तैयार होके जाएं, क्योंकि वो हरदम ऐसे सवाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो किसी न किसी तरह से एक बैरियर खड़ा करना है। तो अगर आप तैयार होके नहीं जाओगे तो वापस आ जाओगे। इसलिए गुजारिश है, जब भी जाओ पूरे तैयार तथ्यों के साथ में जाइए। ये नहीं कि उसने एक सवाल फेंक के मारा और आपकी एकदम बिल्कुल आगे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। और लास्ट में, क्योंकि मैं अपना हिस्से का टाइम ले चुका हूं, देखिए इस चीज पे गौर कीजिए। कौम की जड़ है गांव में। मोटी बात कह रहा हूं, सुन लो। कौम की जड़ से गांव में, और हम ढूंढ रहे हैं सो शहर में। इसीलिए आज तक कौम को कोई सामाजिक नेतृत्व नहीं मिला। आमतौर पे क्या होता है, कुछ पढ़े लिखे कौमी जल्दे वाले, मैं उनकी कमी नहीं बता रहा, वो आके शहर में कोई ना कोई सभा या कोई ना कोई कुछ वो बना लेता है, और वो फिर शहर के 10-20-100 आदमियों 200 आदमियों तक सीमित हो जाता है। जब तक वहां गांव में जड़ें नहीं ढूंढोगे ना, तब तक कोई कौमी मुहिम सफल नहीं होगी। तो कौम को जोड़ो, क्योंकि आज भी आपकी 95% आबादी अहीरों की तो गांव में बैठी हुई है। तो इसको मुहिम को गांव से खड़ा करो। जब तक गांव से नहीं खड़ा करोगे, लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं। मेरा वक्त हो चुका है। अगर मैं कुछ भी अच्छा बोला हूं तो उसको ग्रहण कीजिए, और अगर आपको कुछ उचित नहीं लगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भाइयों के बीच में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं और नया रास्ता निकाल सकते हैं। जय श्री कृष्ण।